और उसके नाते मैं अपने बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। अ, बात कम नहीं है। मैं आपके कि हर मीटिंग में जाती हूँ तो हम शुरू करते हैं, आपकी बात नहीं कह रही, मगर हर मीटिंग में शुरू करते हैं एक दुख सुख, दुख और दुख की बात कहते हुए। हमारे आदत में नहीं है कि हम तो एक आना काम करता है वो 16 क्लेम करता है क्रेडिट। अगर आरटीआई वालों के लिए 70 पैसा भी हो जाए तो रुपया डूब गया। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि पहले ऐसा एक जमाना था जब कोई एक व्यक्ति किसी के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकता। मुझे गांव में याद है, कोई भी गरीब जना जाके पंचायत के सामने खड़े होके एक प्रश्न पूछ लिया तो उसको दम दमा के वो चुप नहीं होता था तो उसको सीधा जेल भेज देते। आज वो हालत बदल गई है और ये 60 से 80 लाख लोग जो हर साल सूचना के अधिकार के का उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे सबकी देन है। अब एक केवल की कोई हो ही नहीं सकता, सबकी मिलकर सबका देन है। और हमें कभी कभी एक उत्साह के साथ भी काम करना चाहिए कि इस बहुत बड़े देश में हम थोड़े से असर तो किए हैं और बहुत बड़ी दुनिया में भी थोड़ा असर किए हैं। और हम कौन हैं? हम छोटे लोग हैं, हम सभी छोटे लोग हैं। हम छोटे होते हुए भी अपने छोटापन में नहीं गए और छोटे होते हुए भी बड़प्पन में काम किया है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, हमारा मैं सोचती हूँ एक भूमिका रहा है। ये क्या दिया हमें सूचना के अधिकार ने? सूचना के अधिकार ने हमें सुनने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि हम भी कई लोग सुनते नहीं है। गांधी जी का एक कहना था कि यदि वो पूरे भारत में सफर नहीं करते और सबके लोगों की बात नहीं सुनते तो शायद ही स्वतंत्रता आंदोलन इस रूप में पनपता जिससे पनपा। हम सब लोगों के लिए भी यही बात है कि यदि लोकतंत्र को हम पनपाना चाहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और स्वतंत्रता का सही मायने उसका परिभाषा निकालना चाहते हैं, तो हम लोगों को सुनने की आदत वापस डालनी ही चाहिए। और ये सुनने की आदत के लिए, क्योंकि जैसे पंक्ति ने कहा, बोलने वालों के सामने ऐसा सत्ता रूप ले चुका है कि बोलने वालों के आवाज कोई बंद करेगा, तो बोलने वालों के आवाजों को बुलंद करने के लिए जो भी काम हम देश में करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना के अधिकार ने आर्टिकल 19(1) के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ये छोटी सी सवाल को बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बनाया है कि उससे डर के अमित जेठवा के साथ जो हुआ और कई सारे 90 और आरटीआई एक्ट सीकर्स के साथ जो हुआ, ये इतने बड़े बड़े सत्ताधारी एक प्रश्न से इतने डरते क्यों, और ये क्यों है ये डर? ये सब चीज समझने के लिए हमें वहीं पे जाकर पूछना चाहिए कि सत्ताधारी और सॉवरेंटी कहाँ पे है, और इम्प्यूनिटी के साथ इतने साल तक वो लोग अपने शोषण अत्याचार और जितना भी कुछ हो रहा था उसको उन्होंने दुरुपयोग करके सत्ता और शक्ति को उन्होंने किया। एक प्रश्न ने उनके बंडाफोड़ किया है और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न कहाँ भी पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, और प्रश्न पूछने के पद्धति को जो बंद करता है वो एंटी डेमोक्रेटिक इंसान है। ये हमें समझ कर चलना चाहिए। तो ये जो भावना है, इस भावना को सूचना के अधिकार ने बहुत बड़े पैमाने में एक स्थायी सोच और एक स्थायी मानसिकता और स्थायी एक पद्धति, तीनों चीजों को स्थापित किया है। इसलिए हम लोग सबको सूचना के अधिकार के इस आंदोलन के आभार है, हम सभी लोग आभारी हैं। मैं आपकी जितना मैं भी आभारी हूँ। एक बहुत छोटा सा एक आंदोलन से शुरू हुआ है ये, मगर आंदोलन में बार बार ये हुआ कि छोटे छोटे चोरियां, एक राशन की चोरी, एक पेंशन की चोरी, एक किसी की मजदूरी की चोरी, इसी से शुरू हुआ, बहुत बड़े बातों से शुरू नहीं हुआ। मगर वो छोटे छोटे बातें जब आके मिली और एक छोटे छोटे बातें एक पहाड़ को खड़ा किया, और ये छोटे छोटे बातों का जो पहाड़ किया उस पुख्ता सबूत के साथ किया। उसने मनगढ़ंत कुछ नहीं किया, एक एक के पास कुछ सबूत था कि क्यों है कि ये झूठ है, क्यों है कि ये सच नहीं है। और इस किस्म के सुन के काम करने के आधार पर जो लोग जुड़े वो हम सब लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बने। हम एक्टिविस्ट तो थे ही,
मगर सूचना के अधिकार के एक्टिविज्म वहीं से जन्मा। ये भी हुआ कि जब उनके हमने दुखदायी कहानियों को सुने, तो उस समय एक बहुत बड़ा एक विचित्र एक समझ भी था कई जनों में कि सत्ता के खिलाफ ही काम करना है। अब सत्ता के साथ मिलकर कुछ काम नहीं करेंगे और कानून बेकार है, क्योंकि कानून के साथ कुछ होता नहीं है। मगर हमें एक चीज समझ आया और हमने सबके साथ समझ बांटा कि ये हमारा ही देश है, स्वतंत्र देश है। हमने चयन करके भेजा है जो भी गद्दी पे आज बैठे हैं, वो भले हमें पसंद है या नहीं पसंद है, तो उनको हमने एक कर्मचारी के रूप में भेजा है। वो कर्मचारी की भूमिका है कि वो हमारे बात माने, क्योंकि संविधान ने मुझे सॉवरिन बनाया है, मैं सॉवरिन हूँ और मैं वोट द्वारा मेरी शक्ति का उसको थोड़ा सा बांटती हूँ उसको कि तुम जाओ और मेरे लिए काम करो। यदि वो काम नहीं करता है और आप ये कहेंगे हम सत्ता के खिलाफ हैं, तो या तो फिर पूरे संविधान की खिलाफत करके हम दूसरा राजनीतिक रास्ता ढूंढें। वो रास्ता नहीं ढूंढे तो सूचना के अधिकार के अलावा कुछ जगह हमारे पास कुछ भी आज औजार या हथियार नहीं है। तो जब ये ईंट पे ईंट आपने कहा, हम कहते हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक इसको बनाना पड़ा, एक समझ से दूसरे समझ, मगर कभी भी हम तर्क से दूर नहीं हुए। और तर्क बहुत मजबूत और शक्तिशाली आधार है। जो शक्ति वो तर्क देता है, वो शक्ति नैतिक शक्ति देता है। और आज जो हम कुतर्क को देख रहे हैं, जहाँ सच झूठ है और झूठ सच है, जहाँ जो अच्छा सच्चाई आदमी है, सच्चा आदमी है, उसको जेल में डाल रहे हैं, और जो गुंडागर्दी करता है वो तो फ्री रोम कर रहा है, जहां भी चाहो वो जा रहा है। इसके खिलाफ एक कुतर्क के खिलाफ एक तर्क, और तर्क एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तर्क और सच्चाई बराबर है, और सच्चाई को महात्मा गांधी तो कहते हैं सच्चाई भगवान भी है। जो भगवान को मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो विज्ञान को मानते हैं उनके लिए तर्क है, और जो असाधारण इंसान है, ना तर्क को ना भगवान को, उनके लिए एक तरीका है जिस तरीके से बात नहीं कर पाते। इस तरीके से ये पूरा ये बड़ा बना और एक मजबूर कर दिया सरकार को कि ये जो मंच तैयार हुआ, उस मंच से वो लोग अपने बात को कहे, और मजबूर किया सरकार को कि वो सुने। कभी सरकार हमारी बात सुनती नहीं थी, एक जने का फिर भी सुन ले, मगर मन से हम बात करते थे, सुनती नहीं थी। तो कई आंदोलनों ने स्वीकार किया ये सब अधिकार, पहली बारी आरटीआई ने नहीं किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने किया, कई सारे आंदोलनों ने किया, मगर उसको मुद्दा नहीं बनाया। जब आरटीआई आंदोलन ने इसको ही मुद्दा बना दिया कि भाई आपको सुनना ही पड़ेगा। तो जब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हुए, उस किताब में आए होंगे कई कहानियां। बैरूनाथ कंपनी का जो डिस्क्लोजर हुआ कि एक छोटी सी कंपनी बनी है और उसके एक भी वाउचर नहीं है, एक भी बिल नहीं है, और उन्होंने इतने लाख रुपए का सामान वहां दे दिया है। तो उस बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये समझ में आया कि हम लोगों को बिल्कुल ही इस किस्म के सोच को बढ़ाने का बहुत आवश्यकता है, और हम लोगों को इस बात को आगे ले जाना ही चाहिए। 30 लाख की गबन, और एक 4 जनों ने मिलकर पूरी पंचायत समिति में किया, ना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को मालूम, ना किसी को मालूम। और इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं कि जब इतने लोग जाके उस एसडीएम के ऊपर बैठ गए कि आपको इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी, तो उनको करना ही पड़ा। अब पता नहीं हमारे देश में क्या हाल है, मगर उस समय वो हाल संभव था कि हम लोग जाके बोले, तो तर्क को समझकर वो बैठे, और जब नतीजा निकला तो उसको अस्वीकार नहीं कर पाए। तो हर किस्म की चीज, जब पूरे ग्राम सेवक राजस्थान के स्ट्राइक पे गए, अब मैं कहती हूँ हमारे ऊपर जो हमला होता है, वो हमला इसलिए होता है क्योंकि हम इतने शक्तिशाली हैं, इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं। शक्ति का जब सामना आप तर्क से नहीं कर सकते हैं, तो हाथ में डंडा उठाते हैं या उल्टे काम करने के लिए शुरू करते हैं। और आरटीआई के बीच में और हर कण में मैं कह रही हूँ वो तर्क है। तो हमने ब्यावर में धरना किया, उस धरने में 40 दिन बैठे 1996 में। तो तब सब आए, मेधा आई, स्वामी अग्निवेश आए, उसमें कुलदीप जी आए, उसमें प्रभाष जोशी आए, उसमें बहुत सारे लोग आए, और ये सब आते आते उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया कि भाई ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आगे बढ़ाना किसी हालत में। तो अगर हम तो केवल पंचायती राज कानून का बदलाव के लिए कह रहे थे, तब ये बात छेड़ी कि नहीं, ये तो देश में आरटीआई की एक्ट चाहिए, क्योंकि हमें
ये सीक्रेसी एक्ट जो है उसको हटाना है, हमें कई सारे ऐसे एक्ट को हटाना पड़ेगा, हमें लोगों को मजबूत करने के लिए इसको काम करना पड़ेगा ही। इस पूरे आंदोलन में शुरुआत में और लोग जुड़ते गए, एक आदमी एक इंसान बाहर निकले, गांव के लोग 11-11 साल अपने पैसे से आगे बढ़ते गए। मजदूर किसान शक्ति संगठन कोई फंडेड एजेंसी नहीं है, तो कहीं से पैसे नहीं आते, तो उसके पास सारे पैसे क्राउड फंडिंग से आता है। तो गांव से आने वाले अपने जेब से खर्च करके पैसे आए, अपने घर से मुट्ठी भर के अनाज, 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी 1 किलो अनाज दे के इकट्ठे हुए। ये प्रेरणा इस कहानी से ये बात की है, आरटीआई की इतनी नहीं है जितनी जन सहयोग और जन शक्ति की है, क्योंकि जन शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जन शक्ति एक बार आरटीआई ले आई तो अगली बार अच्छा सरकार भी ला सकती है। जन शक्ति अच्छे काम में जुड़ेगा और निडरता से काम करेगा तो वो सच को सच और झूठ को झूठ भी कर सकता है। जब कोई अभिव्यक्ति का आवाज के ऊपर कोई बोलता है तो उसके ऊपर भी सामने खड़े होकर अभिव्यक्ति करने का, हस्तक्षेप लगाने का शक्ति दिखा सकता है। हर बार जब एनसीपीआरआई बना, राष्ट्रीय अभियान बना, उसके बाद भी मजदूर किसान शक्ति संगठन का काम हमारे गांव स्तरीय काम था, उस पे उसको फीड करता रहा, उसके अंदर छोटे छोटे बातें कहता रहा। बार बार ये कहने लगे कि भाई सब कुछ ठीक है मगर पेनल्टी प्रोविजन नहीं होगा, कानून में पेनल्टी नहीं देंगे। तो एक जनावत की कहानी आई। जनावत एक पंचायत समिति, उस पंचायत समिति में पूरे पंचायत ब्लॉक में 1 करोड़ रुपए का खर्चा, और इस पंचायत में एक पंचायत में 70 लाख खर्च हुए। हमने कहा इसकी हम जन सुनवाई करेंगे। उसके जन सुनवाई करते करते हमने देखा कि उस पूरे इतना गबन, एक ही काम को 3 बार दिखाना, अन्य चीजें उजागर हुई। उजागर होने के पहले जब सूचना लेने गए, कानून बन गया था राजस्थान का एक्ट। जब हम कानून लेने गए तो कानून लेते समय हमें 1 साल तक सूचना नहीं दिया था, जबकि मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि सूचना दो, तब भी सूचना नहीं मिला। तो हम जब ये बात को लेके हम लोग गए और पार्लियामेंट में गए और हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए तब, और प्रधानमंत्री के पास गए, प्रधानमंत्री को हमने कहा कि जनावद ने 1 साल आपके मुख्यमंत्री को रुलाया, एक ग्राम सेवक ने। आप यदि इसको पेनल्टी नहीं देंगे तो कानून रखिए, आप हमें नहीं चाहिए। पेनल्टी देंगे तो कानून दीजिए, नहीं तो कानून का मतलब ही नहीं है। हम लोग रुलते फिरेंगे, इधर से उधर भागेंगे, इधर से उधर भागेंगे, हमें तो मिलना नहीं है। तो तब जाके थोड़ा बहुत वो ठंडे हुए जब ये उदाहरण यहाँ से गया। तो इसलिए जनता की शक्ति पर, जनता के काम पे जब हम लोग इधर से उधर नहीं जाते हैं, उसको लेते नहीं है उन उदाहरणों को लेकर सत्ताधारियों के सामने तर्क के साथ नहीं रखते हैं, तो कानून भी ढंग से नहीं बनता है। और ये कानून भी ढंग से बना, और आपके इतना काम महती अधिकारी ने इतना शानदार काम गुजरात में किया है, इस काम से हम इतना सीखे हैं। बराबर हर एक का काम सिखाता है और मजबूत करता जाता है। एक बात जो है कि जस्टिस सावंत उस जन सुनवाई में आए, जिन्होंने कानून का पहला ड्राफ्ट बनाया, और उन्हीं के ड्राफ्ट पर अब पूरा कानून टिका हुआ है। उन्होंने जब देखा इसको और उन्होंने पक्का मालूम किया कि भाई क्या कारण है इन सब चीजों को, उनकी आवाज भी साथ हमारे साथ बुलंद तरीके से उठी। जस्टिस सच्चर का भी उठा, वो भी आए हुए थे। जस्टिस वीएस दवे आए हुए थे, उनका भी आवाज उठा। तो 3 जस्टिस बोल रहे हैं, कई सारे पत्रकार बोल रहे हैं, तो सरकार को भी उस आवाज को सुनना पड़ा। इसलिए जब हम लोग अपने आवाज को बुलंद करते हैं, और उस आवाज की शक्ति, उस बुलंद आवाज में तर्क भी होता है, उसमें एक संवेदनशीलता होता है, उसमें एक करुणा होता है। किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को बनाने के लिए वो काम बनता है। और यदि एक का पेट भरे तो किसी की नौकरी जाएगी तो भले जाए, मगर पेट तो भरना पड़ेगा, नहीं तो वो इंसान खत्म, आज ही खत्म है। आज भी परिस्थिति ऐसी है कई जगह कि वो राशन नहीं मिले तो वो परिवार जी नहीं सकता है। अब उसके पेट में जो लात मारता है, वो कर्मचारी हो या वो व्यवस्था हो, वो उसको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब देने से इनकार करते हैं तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि इम्प्यूनिटी क्वेश्चन हुई है। इम्प्यूनिटी का सही हिंदी शब्द मैं नहीं जानती, इसलिए मैं इम्प्यूनिटी कह रही हूँ। जो सरकार में जाते हैं, जिनके पास शक्ति आ जाते हैं किसी किस्म की, पैसे की, सत्ता की,
किसी किस्म की शक्ति आती है, वो इम्प्यूनिटी ऐसे एंजॉय करते हैं हमारे देश में। वो सोचते हैं सबके लिए कानून है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो सरकार से ऊपर हूँ, मैं तो सत्ता से ऊपर हूँ, मैं कानून से ऊपर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। उस इम्प्यूनिटी को क्वेश्चन किया आरटीआई ने, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी लोकतंत्र के लिए कि ये इम्प्यूनिटी को क्वेश्चन करें कि भाई तुम भी असाधारण व्यक्ति हो। इसलिए जब आदेश दिया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कि भाई सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बैनर के तले आना पड़ेगा, जब इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा, ये बड़े बड़े निर्णय थे कि कोई किसी को इम्प्यूनिटी नहीं है, किसी शक्ति को इम्प्यूनिटी नहीं है कि वो इससे ऊपर उठे। तो वो सारी चीजें केवल इसकी वजह से हुआ। और यदि वो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मिला हम लोगों को 2004 में, और जीते हुए यूपीए सरकार ने एक कागज निकाला जिसमें उसने कहा कि हमें इतने सारे शर्त रखे थे और वो कहा कि वो हम सब पूरा करेंगे, तो तब हमें लगा कि शायद जवाबदेही सरकार बनने की चली हुई है, चल बसी अब। और ना केवल आश्वासन देगी मगर वो साथ साथ ये भी बताएगी कि हम करेंगे, और करने के लिए एक ग्रुप को भी बिठाएगी, जैसे एनएसी को बिठाया कि आप हमें मॉनिटर करो कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लगा ये परिपक्व सरकार है कि जो कह रही है कि मैं वादा कर रहा हूं, उस वादा को पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं तुम देखो मुझे। और परखने के लिए केवल सरकार के अंदर से नहीं, भीतर से नहीं, बाहर से भी लोगों को लाए। अब वो जमाना तो खत्म, वो राइट बेस्ड लेजिस्लेशन खूब सारे आए, केवल राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं आया, मनरेगा भी आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी आया, राइट टू एजुकेशन भी हुआ, कई सारे दलित अधिकारों के जहाँ हनन हुआ उसको भी समाधान करने के लिए आया, वो विमेन्स के लिए, विमेन की जो जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस था उसके ऊपर भी बातें की। तो इस किस्म की जब एक मेच्योर डेमोक्रेसी बनने लगी तब उसके जड़ पे राइट टू इंफॉर्मेशन था, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेटरी लॉ है। राइट टू इंफॉर्मेशन सभी लॉज को शक्तिशाली बनाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन पानी जैसा है। राइट टू इंफॉर्मेशन को कि आप जिस बर्तन में डालेंगे वो आकार लेगा, जिस कानून के साथ उसको जोड़ेंगे आप वहां वो शक्तिशाली बनेगा। मुझे मालूम है कि ये कई सारे दिक्कतें हैं और उन्होंने, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से तर्क के साथ, ईमानदारी के साथ हर चीज को पेश किया है। मगर ये किताब क्या सेलिब्रेट करता है? ये किताब सेलिब्रेट करता है उस शक्ति को, और उस शक्ति को हम जब तक सेलिब्रेट नहीं करेंगे हम अपने आप को कमजोर भी करते जाएंगे, क्योंकि गलत काम तो होंगे। अब गिलास पानी का 12 आना भरा है कि वो 4 आना खाली है, ये हमारे हाथ पे है, क्या कहते हैं हम लोग। तो 4 आना खाली को सुधारना ही पड़ेगा, उसमें कोई राय नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। मगर पहले वो 75 पैसे को तो हम मान लें कि भाई वो 60 से 80 लाख लोग हर साल आरटीआई को यूज करते हैं, और उनको चेताएं कि ये केवल एक मेरी व्यक्तिगत सूचना लेने वाली बात नहीं है, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, वो अभिव्यक्ति के अधिकार को मजबूत करने के लिए। इसीलिए तो ये सरकार आरटीआई को कमजोर करने के लिए रूल्स को अमेंड की। क्यों डरती है हर सरकार आरटीआई से? क्या है डरने के लिए? कुछ भी नहीं है। इससे क्यों, एक कागज से इतना डर क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो कागज इतना शक्तिशाली है, वो प्रश्न इतना शक्तिशाली है। पीएम केयर फंड के ऊपर इसीलिए पहले ही कह दिया कि आप प्रश्न पूछ ही नहीं सकते हो। पहले ही कह दिया कि जो डोनेशंस होंगे पॉलिटिकल पार्टीज को उसके ऊपर आप प्रश्न पूछ ही नहीं सकते हो, फॉरेन फंड्स आएंगे उसके ऊपर पूछ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो प्रश्न से इतना डर है। भले हमारी सूचना इकट्ठा करने के लिए वो आधार कार्ड भी ले आएंगे और 100 तरीके की चीजें, एनसीआर भी ले आएंगे और भी चीजें ले आएंगे हमारी सूचना इकट्ठा करने के लिए, मगर हमारा ही सूचना, क्योंकि मैं हकदार हूं, मैं सॉवरेन हूं, मैं जब मांगूंगी तो मुझे कहेंगे तुम नहीं ले सकते हो। तो फिर दोस्तों, इसमें कहाँ तर्क है, इसमें कहाँ न्याय है, इसमें कहाँ किसी किस्म का आधार है? तो इसलिए सूचना के अधिकार की जो लड़ाई है वो जारी है, अभी भी जारी है। और हमें एक कानून बनने से पहले, कोई भी कानून भले बने, तो सबसे पहले जनता के सामने रखना चाहिए। इसका भी मांग हमें बुलंद आवाज से अभी उठाना पड़ेगा, क्योंकि क्या क्या कानून बनते हैं। लेबर लॉस को बिल्कुल खत्म कर दिए हैं, कई किस्म के अभी एग्रीकल्चरल जो पूरा
सिलसिला चला है, उसमें एक एग्रीकल्चरिस्ट को पूछा भी नहीं उसका क्या परेशानी है, किसी को नहीं पूछ रहे हैं। अब ये जो बिना पूछे जो सत्ता चलाने की आदत आ गया है, ये लोकतंत्र से हमें बहुत दूर कर रहा है और वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आज सूचना का अधिकार का हक और भी जरूरी है। हम बनाए तब भी बहुत जरूरी था, मगर मैं सोचती हूँ आज इससे और भी जरूरी है, क्योंकि हमें भागीदारी चाहिए सरकार के नीति में, भागीदारी चाहिए सरकार की कानून बनाने की पद्धति में, हमें भागीदारी चाहिए सरकार चलाने के पूरे इशारों में, और कानून और संविधान के जो इंटरप्रिटेशंस है उसमें भी हमारा हक चाहते हैं। इसलिए आज मैं इतना ही कहूंगी। मैं बोली हूँ थोड़ा 5 से 5:15 बज गया है, मैं माफी चाहती हूँ, मगर मैं 5 बजे शायद बोलने लग गई थी। तो ये किताब हमें ये और एक बार एहसास कराए कि वी आर पावरफुल, वी कैन डू वंडरफुल थिंग्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर केपेबल ऑफ मेनी थिंग्स, वी कैन अचीव, वी कैन गेट द मून। इस तरीके से फीलिंग यदि ये हमारा पैसा हमारा हिसाब से किसी को भी मिल जाता है तो इट्स डन इट्स डीड। वो किस तरीके से ले, वो किस तरीके से उस पावर को अपना हिस्सा मांगे, हम तो छीनना नहीं चाहते, अपना हिस्सा मांगना चाहते हैं उस पावर का, हम चाहते हैं सबका अपना हिस्सा मिले, उसके लिए हमें शक्तिशाली करे। आपका ये जो अनुवाद रहा है लंकेश भाई, वो मैं सोचती हूँ ओरिजिनल से भी ज्यादा सुंदर होगा, क्योंकि मैं गुजराती पढ़ नहीं सकती, मगर अंदाज है कि वो ओरिजिनल से भी अच्छा होगा, क्योंकि जो भाषा में वो आपने लिखा है वो भाषा गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुजराती दोस्तों को ये जो गांधी का राज्य है, मैं अभी भी मानती हूँ कि गुजरात इज स्टेट ऑफ गांधी जी, तो उस राज्य में उन्हीं बातों को भागीदारी से सत्ता के साथ संघर्ष करना, भागीदारी से न्यायपूर्ण बात करना, भागीदारी से लॉजिक से तर्क से बात करना, और सरकार को ये कहना भाई हमने आपको बनाया, आप हमारे लिए करो। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिससे आप मुकर नहीं सकते। ये काम यदि एक किताब कर देता है तो पंक्ति और लंकेश भाई और सब जितने दोस्त हैं यहाँ पे, रजनी भाई, वसंत भाई, काम इस किताब का बहुत पूरा हो गया। और मैं सोचती हूँ गुजरात जैसे प्रांत में जहाँ अवेयरनेस एक लेवल पे बहुत हाई है, ये किताब बहुत अच्छा सबके पास जाएगा, सबके हाथों में जाएगा, सब लोग पढ़ेंगे और एक दिन रूबरू हम लोग मिलेंगे। उसी इच्छा के साथ सबको नमस्कार, और जैसे हम मजदूर किसान शक्ति संगठन में कहते हैं, जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद अरुणा जी। बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगता है कि आपको सुनते ही जाएं और भी सुनते जाएं और आप बोलते ही जाएं। कुछ लोग जरूर से आपसे कुछ मुद्दे रखने चाहेंगे या बातचीत करना चाहेंगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये अभी खुला करते हैं ताकि किसी को कुछ बात करना हो तो हम पूछ सकें, कुछ ऐड कर सकें। अरुणा जी के साथ अगर कुछ सीधा सवाल करना हो तो भी कर सकते हैं। लंकेश भाई भी हमारे साथ हैं, तो अगर लेखक के हिसाब से उनके साथ कुछ किसी को पूछना हो तो भी हम पूछ सकें। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं किसी को भी अगर कुछ बात रखनी है तो। रोहित भाई, हाँ अनम्यूट पे है, बट नहीं, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ आज। मैं आज सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं हाँ, सुन ही रहा था, कुछ लिख भी रहा था। थोड़ा सा अगर इसमें नहीं, मैं सिर्फ 2 चीज कहूंगा कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर वाला जो मामला है, मैं जरा इस जगह पे हूँ जहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम होगा और मैं कहीं और पे हूँ, तो थोड़ा माफ करना अगर मैं ठीक से नहीं दिखाई देता हूँ। जैसे राज्य नहीं दिखाई देता, सरकार भी नहीं दिखाई देती। मुझे लग रहा है कि जो मैंडेटरी डिस्क्लोज वाला मामला है वो ठीक ठाक हम नहीं उठा पाए,
मैं क्रिटिक करना चाहूंगा मूवमेंट के नाम पे, अपने आप को भी पूछना चाहूंगा कि जो मैंडेटरी डिस्क्लोज वाला जो क्लॉज है, जिसको लेकर एक ठीक वेल प्लान स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं कि वो हम नहीं कर पाए हैं। तो एक तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर वाला जो क्लॉज है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो एक मुद्दा था। और दूसरा मुझे लग रहा है कि आरटीआई का इस्तेमाल, मैं ये अपने आप को भी कह रहा हूँ, मतलब कोई बाकी साथी ये ना सोचे कि ये मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या मूवमेंट को है, कि हमने आरटीआई का इस्तेमाल मतलब बड़े पैमाने पे बड़ी अच्छी तरह किया है, लेकिन एडहोकली किया है। जैसे हमको कभी जरूरत पड़ी तो इंफॉर्मेशन मांगी, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि किस प्रकार के इंफॉर्मेशन हमको पहले से होनी चाहिए और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले आंदोलन करने से पहले या मुद्दा उठने से पहले होनी चाहिए। उस प्रकार की आरटीआई नहीं कर पाए हैं, तो वो दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा मुझे अंत में कहना मैं ये चाहूंगा कि आरटीआई को लेकर आम लोगों ने, तो मेरे पास काफी उदाहरण है कि जो लोगों ने अपने छोटे मुद्दे को लेकर भी आरटीआई की और उनके जो सवाल हल हुए, उससे उनकी हिम्मत और हौसला दोनों बढ़ा है। लेकिन संगठन के तौर पे मैं चाहूंगा कि हर संगठन अपने आप को देखे, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करना चाहूंगा कि हमने इस कानून का पिछले 3 साल में क्या इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, और हमारा मतलब उस कानून के संदर्भ में अगर हम अपने आप को देखें तो क्या लगता है। वी शुड रिव्यू, आई एम सजेस्टिंग वी शुड रिव्यू अवर लास्ट 3 years कि हमने अपने जो मुद्दे पे हम काम करते हैं, जो कोई भी मुद्दे हो सकते हैं, वो ट्रेड यूनियन का आंदोलन हो सकता है, फेमिनिस्ट ग्रुप हो सकते हैं, मूवमेंट के लोग हो सकते हैं, लैंड राइट के मूवमेंट के लोग हो सकते हैं, दलित राइट के हो सकते हैं, तो हमने उसका इस्तेमाल कैसे किया, वो एक बार अपने आप को पीछे देखना चाहिए। तो मैं जब अपने आप को ये जब अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने सिर्फ 10 मिनट निकाली थी अपने आप के लिए, पीछे देखा था कि मैं अगर अपने 5 साल देखूं तो मुझे खुद लग रहा है कि मैंने इसका इफेक्टिव इस्तेमाल नहीं किया है। मैं कान पकड़ के कहूंगा कि मुझे बहुत सारे मुद्दे लग रहे हैं कि जिसका अगर मैंने वेल प्लान वेल थॉट इस्तेमाल किया होता तो आज मेरा जो इंफॉर्मेशन बैंक है, जिस मुद्दों को लेकर मैं काम, वो शायद अभी जो है उससे काफी अच्छा होता। धन्यवाद। अभी बोलो रोहित भाई। हाँ बोलो अभी। या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रोहित ने बहुत ही अच्छे सवाल खड़े किए हैं। अब ये सेक्शन 4 डिस्क्लोजर, मैंडेटरी डिस्क्लोजर जिसको कहते हैं, इस पूरे मुद्दे में हम लोग राजस्थान के आरटीआई के लोगों ने पिछले साल में बहुत काम किया है, और इसमें हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाया था। क्या हो रहा है आवाज? माइक म्यूट करवाना, तो शायद म्यूट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर बात करें हैं तभी अनम्यूट करें और अभी म्यूट करें। राजेश नाइक, हाँ सॉरी, माइक है वो म्यूट कर। तो राजेश नायक जी है, उनका चल रहा है शायद। हाँ, उसमें से आवाज आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोगों ने क्या किया, हमने एक, सरकार ने कहा कि हम डिजिटलाइज करेंगे पूरे सरकार के सारी चीजों को, तो उस डिजिटल डायलॉग में हम घुसे और घुस के हमने कहा आप डिजिटलाइज करोगे तो सबसे पहले आप गरीब लोगों के लिए डिजिटलाइज करेंगे, और डिजिटलाइज ऐसे करेंगे कि आप हर डिपार्टमेंट सेक्शन 4 का जो मैंडेट है उसको आप डिजिटलाइज करेंगे। नतीजा ये निकला, मैं बहुत लंबी कहानी नहीं कहूंगी आपको, हर एक सेक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में उस आंदोलन के जो लोग शरीक हो रहे थे राजस्थान में, उन लोगों को बिठाया, डायलॉग करवाया कि क्या सूचना लोगों को मिलना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सरकार के ऊपर डाल देते हैं तो अपना एक नियम पालना कर देती है मगर उसको सक्रिय नहीं करती है, इसलिए उसको बिठाया। साल भर मीटिंग होने के बाद पिछले साल 3 सितंबर को या 9 सितंबर को, मैं ना तारीख भूल रही हूँ, एक जन सूचना पोर्टल करके राजस्थान सरकार ने निकाल दिया है। आप जन सूचना पोर्टल सर्च करेंगे तो आप जा सकते हैं, और उसमें एडमिन नहीं है,
इसलिए सब लोग जा सकते हैं। एडमिन की भी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वहां भी एक चौकीदार खड़ा कर देते हैं, डाल देते हैं, मगर आप अंदर घुस नहीं सकते क्योंकि वहां एक चौकीदार खड़ा है, वो आपको जाने नहीं देता है। तो उसके बारे में भी संघर्ष करने के बाद अभी कम से कम मेरे ख्याल से 47 डिपार्टमेंट्स की सूचना अवेलेबल है। पंक्ति का इसमें एक बहुत सुंदर कहानी है, मैं कभी रिक्वेस्ट करूंगी कभी आज ये बात जोड़ ले कि आज तक 4 लाख लोग इस पोर्टल को इस्तेमाल किए हैं। टू मोटो डिस्क्लोजर का पोर्टल है। अब एक जो रोहित ने कहा कि हमने बहुत एडवोकेसिज्म किया है और कैंपेन मोड में इसको नहीं लिया है, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। और बहुत बार मैं कैंपेन के मीटिंग्स में बोल चुकी हूँ कि जब तक स्ट्रैटेजाइज करके कैंपेन सूचना नहीं लेगा, तब तक ये अभी बिखरा हुआ एक इंडिविजुअलाइज्ड कंप्लेंट का ही एक पूरा सिलसिला रहेगा। कैंपेन मोड में आना पड़ेगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजरात में शुरू करिए और हम लोग राजस्थान से जुड़ जाएंगे आपके साथ। कोई एक मुद्दा ले लीजिए। जब माइग्रेंट लेबर का मुद्दा हुआ था तब सब लोगों को आरटीआई मिलकर पूरे देश में फाइल करना चाहिए था माइग्रेंट लेबर के ऊपर, तब देखते हम क्या होता। तो कोई एक मुद्दा लें और एक मुद्दा पे सभी लोग मिलकर इंफॉर्मेशन लें और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके एक पोजीशन लें और उस पोजीशन से हम लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़े, तो बहुत ताकतवर हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेस करना तरीका मालूम है, एनालिटिकल टूल्स हैं और अंडरस्टैंडिंग है और एक्टिविज्म भी है, क्योंकि हम फिर घर पे नहीं बैठेंगे, एक्टिविस्ट लोग उसको मैदान में ले जाएंगे और मैदान में ले जाके वो हर इंसान के पास बात करने का क्षमता भी रखते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा संगठन का, खैर मजदूर किसान शक्ति संगठन तो आरटीआई से बुनियादी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो हम कभी दूर नहीं होते हैं। तो हमारे अभी सिलिकोसिस को लेके हम लोगों ने आंदोलन ने एक लेटेस्ट कई सारे किए हैं, और सिलिकोसिस पेशेंट्स को लेके राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके हम लोगों ने एक आंदोलन किया है। वो जो बिल्कुल मौत के दंड है उनकी, उनसे पैसा खाना, उनके पास चीजें पहुंचाना नहीं, सरकार टाइमली रिलीज नहीं करना मनी मेडिसिन के लिए, उनके हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो हर बार ये मुद्दा बदलता रहेगा और हम लोग लेते रहेंगे, मगर हम तो इस पद्धति को एज ए रूटीन मान चुके हैं। हमारे लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक रूटीन ही बन चुकी है। तो मैं कहना चाह रही थी कि वहां भी जो सेकंड पॉइंट जो रोहित ने उठाया वो पॉइंट है कि एमकेएसएस मुद्दा आधारित ही इसको करता है। इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी होते हैं, नहीं कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स नहीं होते, मगर ज्यादातर सामूहिक कंप्लेंट्स को लेते हैं। वो सामूहिक कंप्लेंट्स फिर एक छोटा सा एक आंदोलन, छोटा सा एक कैंपेन के रूप में आ जाता है। नहीं, मैं सिर्फ एक मुद्दा जोड़ना चाहूंगा, एक ही मुद्दा कि मैं जिन्होंने आरटीआई को कोऑर्डिनेट किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं आंदोलन वाले लोग जो आरटीआई का इस्तेमाल करते लेकिन आरटीआई के आंदोलन का पूरा हिस्सा नहीं है, उनको ये रिव्यू करना चाहिए कि हमने क्यों इसको एडहोकली लिया है, हमने क्यों इसको इसलिए मैंने अपना उदाहरण दिया कि मैं इस मीटिंग के पहले सोच रहा था अपने आप को कि मेरा डेटा बैंक ठीक नहीं है, वो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने खुद इन्फॉर्मेशन निकाली है, लेकिन जिस ढंग की इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए मैंने खुद ने भी नहीं निकाली है। वैसे तो रोहित भाई हम बहुत सारे लोग निकाल चुके हैं, आप भी निकाल चुके हैं, मुझे मालूम है एनवीए ने भी निकाला है, बहुत सारे लोगों ने निकाल चुका है, मगर ये ऑल इंडिया पॉलिटिकली मोटिवेटेड फॉर डेमोक्रेसी, फॉर राइट्स, फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी तक हमने नहीं किया। जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल असर हो सकता है उस पर हम लोगों ने नहीं किया है। वी हैव ऑल, आप भी मोबिलाइज हुए हैं, मुझे मालूम है कुछ मुद्दे पे हम सभी मोबिलाइज होते हैं, मगर इसीलिए मैंने कहा कि एज ए कैंपेन हम फेल हुए हैं। एनसीपीआरआई ने इस मुद्दे पे पॉलिटिकल क्लाउड बनाना फॉर डेमोक्रेसी, ये नहीं कि हम सत्ता चाहते हैं, कि डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कुछ करना हम फेल हुए हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअलाइज्ड बहुत हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सच्ची में। हम भी एक्चुअली 6 महीने पहले ये कैंपेन एक शुरू हुआ था लॉकडाउन से, में उसमें थोड़ा सा ये आया कि फाइल आरटीआई सीक अकाउंटेबिलिटी कैंपेन पूरा देश भर में, कि हर एक मुद्दे जिससे आप जुड़े हुए हो उस मुद्दे में एक जवाबदेहिता और एक पारदर्शिता,
और सिर्फ मैं पूछ रही हूँ तब मुझे दें ऐसे नहीं, लेकिन सेक्शन 4 में सभी लोगों को मिले, इस तरीके से पब्लिक डोमेन में सरकार उस बात को रखने की एक आदी हो जाए, उनको एक आदत पड़े कि वो रखना उस तरीके से उसको आगे लेके जाने के लिए उस कैंपेन को सोचा था। फाइल आरटीआई और टेक अकाउंटेबिलिटी, सूचना का अधिकार की अर्जी लगा के जवाबदेहिता मांगे। पूरे देश भर में इसको लेना चाहिए और आई थिंक वो बहुत ही जरूरी है। जैसे अभी सूचना के मतलब जो लॉकडाउन के बाद की परिस्थिति है उसमें खाना और रोजगार दोनों इतनी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं कि हर मतलब सूचना का अधिकार के साथ इस्तेमाल करते हुए लोगों ने अपने राशन कार्ड या राशन क्यों नहीं मिल रहा है या राशन की चोरी, पूरा एक कैंपेन गुजरात में अभी चल रहा है, यूज आरटीआई फॉर राइट टू फूड, मतलब आरटीआई फॉर राइट टू फूड करके। तो उसमें वही बात आती है वापस कि कहाँ गया राशन और रोजगार आने वाले दिनों में भी, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति, आर्थिक स्थिति कोरोना के सिचुएशन में हुई है, ये नरेगा और फूड, ये दोनों को लेके भी जवाबदेहिता मांगनी चाहिए और वो कैंपेन मोड में जा सकता है क्योंकि हर एक को असर कर रहा है। और तीसरा जो अरुणा जी कह रही थी कि माइग्रेंट लोगों की स्थिति, आज गुजरात में वापस मजदूर आ गए सब, लेकिन सभी फैक्ट्रियां खुली नहीं है। उस मजदूरों के पास हमारे यहाँ एक स्कीम भी है अन्नपूर्णा अन्न ब्रह्म योजना करके, फिर भी उनके पास राशन नहीं है, काम नहीं है और छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं, वो बच्चे मजदूरी पे जा रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे बाल मजदूरी है और उनके घर में खाना नहीं है, बड़े लोगों को काम नहीं है, छोटे बच्चों को काम पे रख रहे हैं। काफी बड़े मुद्दे हैं जिसमें जवाबदेहिता, सूचना तो चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और जवाबदेहिता भी चाहिए। कभी आने वाले दिनों में मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथियों के साथ जवाबदेहिता कानून लाने के लिए जो एक पूरी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं और शायद कानून भी आने वाले दिनों में आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी का कानून, उसकी बात भी सुनेंगे बिल्कुल ही। और कोई अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो बिल्कुल ही, रंजीत भाई, किशोर भाई, काफी लोग जुड़े हुए हैं जी। तो मैं नाम देख पा रही हूँ इसमें और काफी लोगों का तो फोन पे नाम नहीं दिख रहा है। हाँ पंकज भाई आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए प्लीज। हाँ आवे छे आवाज पंकज भाई। हाँ आपकी आवाज सुनाई दे रहे हैं। पंकज भाई हमें स्वयं सुन सकते हैं बोलिए। हाँ पंकज भाई, हेलो। हाँ पंकज भाई, हाँ आवाज आवे है? बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए। हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर जो आरटीआई के सेक्शन 4 है, बराबर है, हाँ उनमें से मैं आपको बताऊँ गुजरात के जो डिपार्टमेंट है 80% डिपार्टमेंट सेक्शन 4 के हिसाब से पीएडी तैयार नहीं होता है। एक बात, दूसरी चीज ये है कि जो आरटीआई है वो सिस्टम के बदलाव के लिए ज्यादा उपयोग करना चाहिए। जो अगर सिस्टम में बदलाव होगा तो शायद गरीब आदमी या अमीर आदमी को जो भी काम करना है वो इजी होगा। बिल्कुल सही है आप कह रहे हैं, सिस्टम में बदलाव लाना इतना आवश्यक है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कितना तक हम करते रहेंगे। इसीलिए ये जन सूचना पोर्टल जैसे चीजों में हम लगे हुए हैं कि वो एक स्ट्रोक में 4 लाख लोगों को मदद कर दिया, और भी लोग जाएंगे तो और भी लोगों को मदद होगा। गरीब इंसान भी आजकल वो अपने हाथ में वो फोन रखता है, उस फोन से सूचना ले सकता है, जमीन के बारे में, कई चीजों के बारे में, मतलब वो 47 डिपार्टमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट में उसके साथ कोई व्यवस्था है तो वो कर सकता है। तो इसलिए सेक्शन 4 इसीलिए महत्वपूर्ण है और ये इत्तेफाक से ये इस सेक्शन को टाइम बाउंड किया था कानून में, मगर कोई एक्शन को पेनल्टी प्रोविजन नहीं लगा गवर्नमेंट पे कि वो यदि इसको करेंगे नहीं तो पेनल्टी लगेगा, ये नहीं हुआ। अब वो पेनल्टी के सुनते ही वो इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे, वो सूचना देने पे भी पेनल्टी देने के लिए नहीं तैयार थे। मगर हम लोग उस समय थोड़ा सा और दबाव डाल देते तो शायद कुछ और जगह हो जाता, पता नहीं तो डर के पूरे कानून को विड्रॉ कर लेते, ये भी मालूम नहीं। उस समय इतना नाजुक स्थिति होता है
कि पता नहीं लगता है कि कितना, और ज्यादा जोर डालो तो कानूनी विड्रॉ कर। तो इसलिए कुछ एक जगह तो खूब जबरदस्ती किया, और एक दो जगह जहां शायद हम लोग थोड़ा सा इतना नहीं किए जितना करना चाहिए था। मगर अब हर सरकार, हर आरटीआई कैंपेन अपने सरकार से, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हर गवर्नमेंट में कंपलसरी हो गया है, आप इस जन सूचना पोर्टल जैसे पोर्टल के लिए तो जरूर लड़ सकते हैं। और राजस्थान, अब कर्नाटका में भी हो गया है, अब 2 राज्य में हो गया है, पहले राजस्थान में हुआ था, और उसको देख के अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी कर दिया है। तो हर गवर्नमेंट को ये जन सूचना पोर्टल जैसे सेक्शन 4 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें थोड़ा जबरदस्ती करना चाहिए। हाँ किशोर भाई, अवाज संभળાય છે? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, बात तो बहुत सुंदर तरीके से रखी है अरुणा जी ने। और बात ऐसी है कि आपने एक बार माहिती अधिकार को लेकर यात्रा निकाली थी और हम लोग उसमें शामिल भी हुए थे। उस वक्त एक पुस्तिका प्री डिस्क्लोजर के लिए दी गई थी और हर कचेरी में जाके ये पुस्तिका भी दी गई थी और उनको कहा भी गया था, लेकिन अभी तक प्री डिस्क्लोजर के विषय में ज्यादातर ग्राम पंचायत के स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। और इस तरफ शायद इंफॉर्मेशन का जो माहिती अधिकार आयोग है वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। और जब हमारे यहाँ जो पटवारी या तलाटी कहते हैं उसे जाकर अगर पूछो प्री डिस्क्लोजर के विषय में तो वो कहता है कि ये कौन सी बला है, उनको अभी तक पता ही नहीं है। या आप राशन कार्ड वाले की दुकान को जाकर पूछो तो उनको पता ही नहीं है कि ये कौन सी बला है। तो ये स्थिति आज तक प्री डिस्क्लोजर के विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है। तो इसको भी अगर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए तो, और इसको आंदोलन के रूप में लेके हर जगह पर ये बात निर्णायक रूप में साबित हो और उनको ये लिखने के लिए फर्ज एक हो जाए कि मुझे लिखना ही पड़ेगा या देना ही पड़ेगा या प्री डिस्क्लोजर तैयार रखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति निर्माण होनी चाहिए। जी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपको वार्ता करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही आदेश दे सकता है कि हर पंचायत में हर सूचना पेंट होके बोर्ड्स बन जाए। अभी राजस्थान में नरेगा हो या वो पटवारी का भूमिका हो या कई सारी चीजों को तो बोर्ड या बॉल्स को पेंट करना पड़ रहा है। अभी वो मजबूर कर दिया है, वो कोई भी सरकार आता है उसको थोड़ा ढील जरूर दे देता है मगर उसको रिमूव नहीं कर सकता है, वो है अभी। तो मुझे लगता है कि हमें भी कुछ सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। और दूसरा, मैं कमीशन उसको दोषी ठहराऊंगी। कमीशन कभी भी अपने आप को लोगों के एक आवाज के रूप में या उनके सुरक्षा के लिए, उनके कानून को सुरक्षित करने के लिए बनना है, ऐसे आम तौर पे भावनाएं नहीं आई। वो कमीशन या तो अपने आप को कोर्ट समझ चुका है, एट बेस्ट कोर्ट समझा है, और एट वर्स्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम करना है, इस तरीके से सोचे। अभी तो और भी हालत खराब है क्योंकि कमीशन की इंडिपेंडेंस भी चली गई है। तो मुझे लगता है कमीशन ने कभी एंटाइटलमेंट को स्प्रेड करने के लिए काम नहीं किया है, जबकि उसको काम करना चाहिए। जी बिल्कुल यही बात है। और कमीशन यहाँ गुजरात सरकार ने मेरी जानकारी के मुताबिक एक सर्कुलर भी किया है जिसमें 3 महीने, हर 3 महीने में प्री डिस्क्लोजर का एक रिपोर्ट उनको देना पड़ता है, ऐसा निश्चित किया हुआ है। लेकिन फिर भी कमीशन इस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है और कमीशन को कोई पड़ी नहीं ऐसी स्थिति में है। हालांकि कमीशन को ये 3 महीने, हर 3 महीने में रिपोर्ट देना तय हुआ है। हेलो पंक्तिबेन। हाँ जी, हाँ विपुल भाई। हाँ जी बोलो। हेलो पंक्तिबेन। हाँ हाँ बोलो, સંભળાય છે। કિશોરભાઈએ કીધું, હા જી કિશોરભાઈએ કીધું એ વાતમાં હું સહમત છું। અરુણાબેને કીધું એ વાતમાં હું સહમત છું, કારણ કે આવા શિસ્ત ભંગ થાય છે। માત્ર પટવારી કે તલાટી એની પાસે માહિતી કોઈ માગે છે તો એને એમ જ છે કે અપીલમાં જઈ જશે, પ્રથમ અપીલ સત્તાધિકારી તાલુકા વિકાસ અધિકારી છે, તો એ શોર્ટકટ વાળા છે અંદરો અંદર, બરોબર। એટલે અરજદારને અપીલ માટે એ ધક્કા ખવડાવે છે અને એમાં જે અરજદાર છે એ થાકી જાય છે માનસિક રીતે। એટલે ઘણી વખત આવું છે। એટલે ગવર્મેન્ટમાં કંઈક આના ઉપર કંઈક ધ્યાન દોરવામાં આવે તો જ મેળ આવે। અપીલ સત્તાધારી એ જે છે ઘરનો જ છે, એટલે પેલા જે જાહેર માહિતી અધિકારી છે ડરતા નથી બિલકુલ। એમાં કંઈક બદલાવ હોવો જોઈએ।
વાત સાચી છે. થોડીક આમાં હું વાત કરું બંને મુદ્દા જે કિશોરભાઈએ કીધા એ પણ અને તમે કીધું વિપુલભાઈ એ પણ બંને લઈને હું થોડીક વાત કરું तो जन सूचना पोर्टल जो राजस्थान में हुआ है वो तो हम मोबाइल पे भी वो ऐप में देख सकते हैं. तो उसमें अगर हम पंचायत बात करते हैं तो उस पंचायत में एक एक सेवा जो पंचायत के इसमें मिलती है, जैसे वो आंगनवाड़ी हो या स्कूल में कौन टीचर है वहां से लेके स्कॉलरशिप तक की, और उस गांव में क्या काम हुआ या 14 फिनेंस कमीशन का पैसा हो या हेल्थ की बात हो, सब इकट्ठा मिलता है एक पोर्टल से. तो जन सूचना पोर्टल जैसी चीज लाने के लिए हम लोगों को सरकार के साथ इकट्ठा मिलकर बातचीत करनी पड़ेगी. आज तो यहाँ पर अभी 30-32 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं. गुजरात में बहुत ही एक्टिवली 100-200 लोग तो आराम से, मतलब जो हम इकट्ठा मिलके इसके ऊपर सरकार के साथ बातचीत आने वाले दिनों में शुरू कर सकते हैं. ये 2 जगह हुआ है. हमारे यहाँ सरकार ई गवर्नेंस पे अपने आप को पूरे देश में एक अवार्ड भी लेके आ चुके हैं पहले कि हम ई गवर्नेंस में सबसे आगे हैं. तो इसी बात को आगे लेके होते हुए सरकार के साथ बातचीत शुरू करें कि इस तरीके का पोर्टल चाहिए. अभी जैसे देखो सिर्फ राशन के लिए पारदर्शिता पोर्टल बना है गुजरात में, तो आज गांव में थोड़ा सा नेटवर्क जहां मिलता है वो इंटीरियर गांव में सुबह से, अभी दिवाली के पहले राशन चल रहा था, सुबह से हमारी हेल्पलाइन पे कंटिन्यूस फोन आते रहते हैं कि हमें ये राशन ऑनलाइन इधर दिख रहा है लेकिन यहाँ वो दे नहीं रहा है, तो हम क्या करें. वो स्क्रीनशॉट निकाल के दुकान वाले के साथ झगड़ा करते हैं कि हमें राशन चाहिए, और पूरा राशन लेने के लिए वो पारदर्शिता पोर्टल उनको मदद करता है क्योंकि वहां दिखता है कि आपको कितना राशन मिलना चाहिए. तो ये दिखना कि मेरे लिए क्या एंटाइटलमेंट है, कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये ऑनलाइन देखना, सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट नहीं, पोर्टल पे जो लाइव जिसको हम कह सकते हैं. आज हम नरेगा का एक पेमेंट अगर होता है तो वो हम देख सकते हैं, उस वाउचर को हम लोग देख सकते हैं. परसों मैं साउथ गुजरात में थी, एकदम इंटीरियर महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में इंटीरियर एरिया में गांव में युवकों के साथ हम बातचीत कर रहे थे और कैसे नेटवर्क मिल रहा था. तो उसमें हम नरेगा की वेबसाइट खोल के बैठे थे और हम उस वाउचर को देख रहे थे जो उनके गांव में हुआ था. इट्स अमेजिंग. तो हम लोगों को सबको, मैं गुजरात के जितने साथी हैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि हम इसके ऊपर कुछ सोचते हैं कि सरकार के ऊपर एक दबाव डालें कि इस तरीके का पोर्टल चाहिए जहां विकास और वेलफेयर स्कीम्स और बेसिक जो स्कीम्स हैं जो लोगों के लिए हैं, वो जैसे किसानों के लिए जो है, मजदूरों के लिए जो है, गरीब और वंचित तबके के लोगों के लिए जो है, वो सभी स्कीम्स और साथ साथ विकास के नाम पे जो पैसे पूरे जा रहे हैं उसको लोगों के सामने डालना पड़ेगा और इस तरीके का एक पोर्टल चाहिए. तो किशोर भाई, आप, विपुल भाई, आप अलग अलग तरीके से भी सरकार में जुड़े हुए हो, ग्राहक सुरक्षा और इस सबको लेके भी बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं. दूसरे भी और साथी बहुत सारे हैं, रोहित भाई है, काफी सारे वीसी विनोद सर हैं जो खुद भी आरटीआई ट्रेनर हैं. तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी आज की इस बात पे हम थोड़ा सा सीरियसली सोचते हैं. हमने कभी इतना सोचा नहीं इस बात को लेके, और करना चाहिए. और रजनी भाई, आप हो, कहाँ पर है? हाँ, काफी सारे लोग चैट में भी मुझे पूछ रहे हैं इस पुस्तक को कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा. आप थोड़ा सा बातचीत इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद में फेसबुक और हेल्पलाइन और बाकी सब में डालते हैं कि इस पुस्तक को कहाँ से लोग ले सकते हैं, क्योंकि काफी क्वेरीज अभी आ चुके हैं और साथ साथ में अभी पूछ भी रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा. तो ये आप थोड़ा सा बताएं. आप समापन में भी बता सकते हैं. तो उसके पहले किसी को और कुछ पूछना हो, बात करनी हो तो हम ये करें. रजनी भाई, आप अनम्यूट करके बात करें. हाँ जी, ओके. ये सब सुन सकते हैं. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि बहुत सारे लोग इस बुक के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी बताएं. ये पुस्तक 2 जगह से आपको मिल सकता है. पंक्ति बहन का कांटेक्ट करे तो जनपद के ऑफिस में से भी मिल सकता है, और बड़ोड़ा में
बड़ोड़ा में यज्ञ प्रकाशन का ऑफिस है, और जो भूमिपुत्र कार्यालय, जो लोग भूमिपुत्र से जुड़े उन लोगों को भी मालूम होगा, यज्ञ प्रकाशन में हुजरात पागा बड़ोड़ा नंबर 1, उसको कांटेक्ट करके आप ये पुस्तक और उसका डिलीवरी चार्जेस जो है वो जोड़ के आप मंगा सकते हैं। अगर जो मेरा नंबर है वो पंक्ति में आपको दिखाएंगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या यह ऑनलाइन मिल सकता है? नहीं, ऑनलाइन नहीं है अभी वो, उसके लिए आप वो करेंगे तो ठीक रहेंगे जी। आप मैसेज भेजेंगे तो मतलब मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, हम कोशिश करेंगे उसका पीडीएफ जैसा कुछ हो कि जो वेबसाइट पे कहीं पे हम लगा सके ताकि लोगों को मिले। अभी तो हमारे पास वो जैसे मैंने कहा ऐसे फॉर्म में ही है, और हेल्पलाइन का नंबर मैंने चैट में सबके लिए डाल दिया है ताकि एवरीवन नोज आल्सो। तो मंडे टू सैटरडे 11 to 6 आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या यज्ञ प्रकाशन का एड्रेस भी फेसबुक एमएजीपी के फेसबुक पेज और एमएजीपी एफबी पे डालेंगे ताकि सबको मिल सके, तो वहां से ले सकते हैं ये किताब को। अभी हम इस प्रोग्राम के समापन के ओर जाते हैं, और मैं रजनी भाई से आप करो। हेलो। हेलो। हाँ रजनी भाई, मैं ये कह रही थी कि आप कोट ऑफ थैंक्स आपके ऊपर है। सबसे पहले तो अरुणा जी का धन्यवाद, और निखिल भाई और शंकर भाई को हम मिस कर रहे हैं। और बाकी डंकेश भाई ने जो जहमत उठाई पूरा लिखने के लिए, गढ़वी साहब ने भी फॉरवर्ड लिखा, और कई लोगों को, पंक्ति जी का और पूरे जनपद के स्टाफ का हम धन्यवाद बोलते हैं। और जो लोग अभी इसमें इंटरेस्ट ले, जो पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, प्रकाशन का एक काम है और आंदोलन करना दूसरी चीज है, मगर यज्ञ प्रकाशन भूमिपुत्र के साथ जो हमारे मित्र लोग जुड़े हैं वो भी एक या दूसरे ढंग से ये सब एक्टिविटी में एंगेज है। और हमारा काम है गुजरात में जो कुछ आंदोलन चल रहा है, इवन नेशनल लेवल पे आंदोलन चल रहा है, उसकी बात हम प्रकाशन के थ्रू अलग अलग लोगों के हाथ में पहुंचे। तो खेडूतों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है, ये आरटीआई का आंदोलन है, ये जमीन के बारे का आंदोलन है, तो हमने कई उसके बारे में, ये जैसे ये पंक्ति बहन ने दरिया कांठा का जो पूरा किनारे का जो टूर की थी उसके बारे में, तो ऐसी ऐसी किताबें निकालते रहे और सबका सहयोग मिले वो भी अपेक्षा रखते हैं। जैसे अरुणा जी ने हमको सहकार दिया, पूरे उन लोग को, पूरे मित्र टीम ने जो चीज हमने मंगवाई वो बेचते रहे, और इसकी वजह से ही हम ये प्रकाशन, छोटा सा प्रकाशन कर रहे हैं। तो उसके लिए और जो लोग उसमें जुड़े हुए सबका हम धन्यवाद बोलते हैं। रजनी भाई एक बात भूल गए कि ये किताब छापने के लिए पैसे लगते हैं, उसमें भी लोग योगदान दे और किताब खरीदे और बेचे। वो आप नहीं कह पाते, हमेशा मैं बोलूंगा कि मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ कि लोग किताब खरीदे, कुछ कंट्रीब्यूट करें और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। हाँ बिल्कुल। इस किताब की कीमत 80 रुपए है, और लोग ये हमारा जितना हो सके इतना हमारा प्रयत्न रहे। अभी रिसेंटली हमने कैंसर के बारे में किताब निकाली, 400-500 पन्ने की किताबें अभी सिर्फ हम 150 रुपये में दे रहे हैं। ये तो दिखाने के लिए कि जितना हो सके इतना प्राइस कम रखते हैं, मगर अभी जो कॉस्ट लगता है, तो जहां तक हमारा हो सके प्रयत्न, एफर्ट चल रहे, वहां तक यही लाइन पे हम चलते रहेंगे और लोगों को सहकार मिलते रहेंगे, ऐसे हम आशा रखते हैं।
और लंकेश भाई ने कोई रॉयल्टी भी मांगी नहीं हमारे पास। तो सहकार अलग अलग ढंग से मिल रहे। आप भी हमारा मतलब पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। आप हमारा और आपका ऐसा नहीं, हम पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, तो वो ढंग से सबका सहयोग मिलता है। रोहित भाई भी ये सब लोगों के हाथ में किताब पहुंचे, उसके लिए भी वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्णा कुमार है, हमारा पार्थ भाई है, तो सब उसके लिए हम लोग सहकार दे रहे हैं, तो चलता रहता है काम। आपको बधाई हो कि ये सबसे सस्ता किताब अब तक जो निकला आपका ही है। थैंक यू। और दूसरी बात कि अरुणा जी की किताब कहाँ मिलेगी, वो अरुणा जी अनाउंस भी कर दे, वो किताब भी पढ़ने जैसी है। अरुणा जी को मैं विनती करूंगा कि बिल्कुल आपकी किताब के बारे में कह दो थोड़ा। हाँ अरुणा जी, कौन सा किताब? आरटीआई कैसे आई, वो पुस्तक आरटीआई कैसे आई? इतना बड़ा किताब है, आप कैसे भूल गए? आरटीआई कैसे आई आपको चाहिए तो आपको वैसे स्टॉल्स में मिलना चाहिए, नहीं तो राजकमल पब्लिकेशंस को लिखे तो वो आपको बेच सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक टाइम कि अमेज़न में भी अवेलेबल है, मुझे मालूम नहीं है। अंग्रेजी वाला तो अमेज़न में अवेलेबल है, या अंग्रेजी वाला अमेज़न में अवेलेबल है, हिंदी वाला मुझे नहीं दिखा। हमको ये पता करवाते और सबको बताते हैं, लेकिन हमने गुजरात में हमेशा जो भी आरटीआई को लेके जो भी प्रकाशन रहे हैं बहुत ही कम कीमत में रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट एमएजीपी का जो आरटीआई का 6 स्टेप्स ऑफ आरटीआई बुक है वो 5 रुपए का है, और वो काफी इतना पॉपुलर है कि अब तक 6 लाख कॉपीज हो चुके हैं उसके, और अभी छपते रहते हैं। मतलब कितने उसके एडिशंस हुए वो भी हमें नहीं पता। और वो लोग अपनी बर्थडे पे भी उसको छाप के, मतलब वो इतनी छोटी है तो वो बर्थडे पे 2000 के इतने होते हैं तो छाप के अपने अपनी कॉलोनीज में बंटवाते हैं। तो सूचना के अधिकार को लेके जितना मटेरियल सिंपल लोग ले सके, इतना अफोर्डेबल हम हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उसको कंट्रीब्यूशन से ही लेते हैं। इनफैक्ट हमारा माहिती अधिकार गुजरात पहल एमएजीपी का जो भी छोटा सा खर्चा है वो पब्लिकेशंस और ट्रेनिंग, ये 2 से ही निकलता है। और ज्यादातर सब लोग वॉलंटियर्स है, इसलिए कोई सैलरी का खर्चा होता नहीं है, लेकिन बाकी जो खर्चा आता है वो ये पब्लिकेशंस और ट्रेनिंग से ही निकलता है। तो हमेशा वो एमएजीपी के जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके वो भी मिल सकते हैं, और उसको भी एक वेबसाइट पे हमने डालने की कोशिश करेंगे। ब्लॉग पे तो है ही। इस बुक को भी, जैसे ये हमारा पैसा हमारा हिसाब बुक है, उसको भी पीडीएफ अगर उसका आने वाले दिनों में होता है तो उसको भी हम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। सबको अभी हम ये मीटिंग को यहाँ खत्म करते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक पे जो जुड़े हैं उनके भी काफी कमेंट्स आए थे। हम लोग सॉरी, वो पता नहीं था कि फेसबुक पे जो कमेंट आए वो यहाँ पर कैसे लेने हैं, तो वो आने वाले दिनों में उसको कोशिश करेंगे कि वो कैसे करते हैं। ये पहली बार किया था कि वो लाइव वाला और